वालेकुम, मैं समर इखलास रंजा आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा बात करने का मौज़ू जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लॉ ग्रेड है या कोई भी जो लॉ ग्रेजुएट है, कोई भी कैंडिडेट कोई स्टूडेंट जब लॉ करता है, लॉ से फ़ारिग होता है तो उसके आगे क्या प्रोसीजर होता है या वो अपनी बार से लाइसेंस कैसे लेता है या उसकी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उसको वो किस पैमाने पे मापती हैं कि जी वो है जो स्टूडेंट है वो आगे उस फील्ड में जाके एज़ ए प्रैक्टिसिंग लॉयर हो सकता है। तो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे है बीजीयू स्टूडेंट्स या ओवरऑल जो पूरे पाकिस्तान में लॉ के स्टूडेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह जो बीजीयू के पार्ट 3 के स्टूडेंट वेट कर रहे हैं पार्ट 3 के रिज़ल्ट का, तो वो इस मंथ के एंड तक जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट हुआ तो वो फ़ेब के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है 7 फरवरी जो है 7 फरवरी 2022 लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जो है उसकी डेट अनाउंस की गई है, लास्ट डेट टू अप्लाई। तो उससे पहले पहले इंशाल्लाह बीजीयू जो है बीजीयू मुल्तान का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा पार्ट 3 का। तो उसके नॉर्मल से क्वाइफ्स हैं जो उसकी जैसे अप्लाई करते हैं वो प्रोसीजर मैं अब यहाँ पे गुजारिश कर देता हूँ और उसका लिंक भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि किस वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है और उसका क्या तरीकाकार है। तो सबसे पहले जी आपकी उसमें कोई एज लिमिट नहीं है लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट देने के लिए, गैट देने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट का जो है वो उसके किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो पाकिस्तान की है या कोई भी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उसकी इक्विवेलेंसी एचईसी देती है या फिर वो पाकिस्तान बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, एफिलिएटेड है, कोई इदारा कोई यूनिवर्सिटी, उसका स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो एक चीज़ ये कि उसकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए और उसकी लॉ की डिग्री का फाइनल रिजल्ट जो है वो आउटकम आ चुकी होनी चाहिए, रिजल्ट आ चुका होगा तो वो लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट के लिए लॉ गैट के लिए अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है, एज की कोई लिमिट नहीं है, इसमें एज की कोई बार नहीं है। और कल ही 21 जनवरी को जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की एक मीटिंग हुई है। उसमें उन्होंने जो लीगल एजुकेशन कमेटी की थी जो फाइंडिंग्स थी या जो उनकी सिफारिशात थी उस पे उन्होंने एक अप्रूवल दी है। पहले गैट में जो पासिंग मार्क्स थे वो 50 मार्क्स होते थे। इस मामले में फलक शेर भट्टू साहब और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, प्रोटेस्ट किए, रिट पिटिशंस की, स्टूडेंट के लिए लड़ते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो मेहनत है वो रंग ले आई है और इसका भी मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि कैसे 45 मार्क्स दिए गए या 45 मार्क्स लेना क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए या 50 से मार्क्स कम क्यों करने पड़े। कुछ मेरे अजीज़ जो हैं वो कहते हैं कि जी स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं, पोर स्टूडेंट होते हैं, हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है, तो स्टूडेंट जो है वो उनको बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड प्रोसेस से गुजर के आना चाहिए। जबकि मैं इसकी जो हकाइक हैं वो भी यहाँ पे वजाहत कर दूंगा। तो उन्होंने जनाब कल इसमें फाइंडिंग दी है कि जो स्टूडेंट है लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट का जो जिसका पासिंग मार्क्स कंसीडर होंगे वो 45 मार्क्स होंगे। तो जर्नल प्रैक्टिस जो है चांसेस के अकॉर्डिंग तो 3 चांस एक स्टूडेंट को दिए जाते हैं कि लॉ की डिग्री लेने के बाद वो अपना लाइसेंस लेने के लिए 3 दफ़ा गैट दे सकता है। और जो गैट है ये हर साल में क्वार्टरली अप्रोक्सीमेटली 4 महीने के बाद साल में कंडक्ट होता है और इसके अप्लाई करने के 3000 चार्जेस हैं जो कि एचईसी के जो अकाउंट में जमा करवाने होते हैं उसकी तफसीलात भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। और 3000 पे करके आपने उसका जो ड्यू प्रोसेस है वेबसाइट पे ऑनलाइन वो प्रोसेस करना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं वजाहत कर देता हूँ, यहाँ पे शो करवा दूंगा। वो डॉक्यूमेंट जिस एड्रेस पे भेजने हैं वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो ये अप्लाई करने का तरीका है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स आपने उस एड्रेस पे फॉरवर्ड करने हैं एचईसी के, तो वो डॉक्यूमेंट आपने इसकी लास्ट डेट से पहले करने हैं और ओबियसली जो ड्यू डेट होती है उसके अंदर ही अप्लाई भी करना होता है। और इसके अलावा अलावा जो और मज़ीद वजाहत है वो एलएलबी पार्ट 1 के लिए है। और अभी तक यूनिवर्सिटी में बीजीयू यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई 15 जनवरी की जो मीटिंग थी उसकी कोई फाइंडिंग नहीं दी, अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और हमने सीएम फाइल किया इंशाल्लाह सोमवार मंगल को, ये जो कमिंग है मंडे ट्यूसडे इसमें इंशाल्लाह वो फाइल हो जाएगी और जो भी कोर्ट की नेक्स्ट डेट होगी वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को बता दी जाएगी। और मज़ीद इसमें लॉ गैट में जो पास होने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिलेबस भी मैं शो करवा देता हूँ कि जो पंजाब बार या पाकिस्तान बार ओबियसली इसको कंडक्ट करती है एचईसी की मदद से। तो उसका जो सिलेबस रिकॉग्नाइज सिलेबस है वो हर दफ़ा वो शाया करते हैं तकरीबन
हर साल वो शाया होता है, वो स्टूडेंट को प्रोवाइड होता है। तो उसमें जो पासिंग मार्क्स हैं अब 45 हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट एरिया है QSO, कानून शहादत एक्ट जो है, या जिसको लॉ ऑफ एविडेंस कहते हैं। ये एक छोटा सा पोर्शन है जिसको स्टूडेंट पढ़ के उसमें से 20 मार्क्स ले सकता है, और उसने ओवरऑल 45 मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एरिया है उसमें भी 20 मार्क्स या 20 मार्क्स दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ, ये 3 सब्जेक्ट मिला के 20 नंबर दिए गए हैं। और CPC का जो है वो भी एक अलग एरिया, उसके भी अपने मार्क्स हैं। और CRPC और PPC जो है ये एक को पता है जैसे क्रिमिनल लॉज हैं, और उसका जो एक्ट है वो है। तो इन दोनों को इकट्ठा अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो उससे उसके 20 मार्क्स हैं। तो इन मीन टू से मेरा यहाँ पे ये वजाहत देने का मकसद ये है कि जूरिस्प्रूडेंस का जो सिलेबस है या बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो आपकी लाइफ में इतना इम्प्लीमेंट नहीं होते, प्रोसीजरल लॉ में इतने यूज़ नहीं होते, उन तमाम सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को फोकस कर लिया जाए, CRPC और PPC का जो एरिया उसको फोकस कर लिया जाए, CPC के एरिया को फोकस कर लिया जाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कानून शहादत या लॉ ऑफ एविडेंस का जो एरिया है, इसको स्टूडेंट अगर फोकस करता है तो वो ईजिली अपने पासिंग मार्क्स जो है वो ले सकता है। और इसके साथ साथ प्रोफेशनल या लीगल एथिक्स जिसको कहा जाता है, उसका भी एक 10 मार्क्स का पोर्शन दिया गया जो भी पढ़ने चाहिए। तो इनको पढ़ने का तरीका मैं गुजारिश कर दूं कि वो जो इनके एक्ट्स हैं, आप सपोज PPC का उन्होंने बता दिया फलां पोर्शन में से आपने ये चीज़ पढ़नी है, तो वो PPC का जो बेयर एक्ट है वहाँ से आप पढ़ लेंगे, जो टेक्स्ट बुक होती है ओरिजिनली, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा CRPC का जो बेयर एक्ट है वहाँ से उसको जो सिलेक्टिव एरिया उसको पढ़ सकते हैं, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई नोट्स प्रॉपरली नहीं होते, और ना ही कोई गाइड बुक की इतनी ख़ास हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इसके जो बेयर एक्ट्स हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशन की जैसे बुक होती है, एक कोडिफाइड जो एक ये लॉ है, उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इनको इसका कोई शॉर्टकट ना ढूंढें, सिलेक्टिव सा कोर्स है, लिमिटेड सा उन्होंने पहले डिफाइन कर दिया होता है कि इसमें ये चीज़ आपने पढ़नी और इसमें से पेपर आएगा। तो ये पासिंग मार्क्स टेक्निक्स हैं, इन सिलेक्टिव पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आप पढ़ें तो आप इसमें जो है वो पासिंग जो ग्रेड्स हैं वो ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे वजाहत कर दूँ थोड़ी सी कि जो इससे प्रीवियसली जितने भी टेस्ट गेट कंडक्ट हुए हैं उनमें HEC और हमारे जैसे कि दूसरे मुल्क के इदारों का जो हाल है वही HEC का है माशाल्लाह। तो वो अक्सर जो पेपर था वो आउट ऑफ कोर्स आता था, पासिंग मार्क्स 50 होते थे, स्टूडेंट ने बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे वो मैनेज करके 50% की प्रिपरेशन करते थे, 15 से 20 नंबर का उनका पेपर आउट ऑफ कोर्स हो जाता है। तो कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, और सारे हो भी नहीं सकते कि उनकी प्रिपरेशन 100 आउट ऑफ 100 हो या वो बहुत ब्रिलियंट हो। तो एक एवरेज स्टूडेंट भी होता है, और हमारे प्रोफेशन में एवरेज स्टूडेंट या प्रैक्टिसिंग या कंसेप्चुअल पर्सन की ज़्यादा वैल्यू है रादर देन कि वो कोई जो है वो रटालू या कुछ ऐसा जो बहुत ब्रिलियंट हो, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। पंचुअलिटी और प्रोफेशनलिज्म को सपोर्ट किया जाता है, जो कि एक कंसेप्टिंग पर्सन जो है वो उसको ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। मज़ीद इसकी सारी वजाहत जो है मैं वो साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।